bringing change through education. Dear student, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. डियर स्टूडेंट, आज आप सब एक ऐसा रोचक पाठ पढ़ेंगे कि आप सबको किसी विशेषज्ञ महिला की याद आ ही जाएगी. डियर स्टूडेंट, अपनी पुस्तक अपने सामने रखें और हाथ में एक पेंसिल ले लें ताकि पाठ के अर्थात को सरलता से समझ सकें. डियर स्टूडेंट, इस पाठ का शीर्षक है दादी माँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं. आप सब अपने दादा दादी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं. कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को लेखक ने उजागर किया है. डियर स्टूडेंट, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई होंगी. बेटा, दादी माँ को किससे प्रेम नहीं होता. एक वही तो होती हैं जिनसे हम पुरानी कथाएं और कहानियाँ सुनते हैं, जो हमारी भली भांति हर प्रकार से सेवाएं करती हैं, जो हमारी शुभचिंतक होती हैं. और जब दादी माँ ईश्वर को प्यारी हो जाती हैं तो हमें उनकी भली बातें याद आती रहती है. इसी प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ के विषय में इस पाठ में अपनी क्या क्या यादें जोड़ी हैं, आइए पाठ के माध्यम से समझते हैं. कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराया अनमना सा हो जाता है. मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली चिट्ठियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं. मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा. ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है. पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है. मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं. मेरे गांव के चारों ओर और पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है. दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की गली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं. रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव से लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं. अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं. डियर स्टूडेंट, इस पाठ के पहले पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि उनकी कमज़ोरी ही है कि भले ही वो अपने जीवन अधिक प्रकार से परिश्रम और कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, परंतु आज भी ज़रा सी कठिनाई पड़ने पर हमेशा नहीं तो अक्सर उनका मन दुखी हो जाता है और उनका भला चाहने वाले दोस्त सामने से उन्हें तसल्ली देते हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं. अर्थात लेखक की दादी माँ बहुत बीमार हैं और जैसे ही उन्हें अपनी दादी माँ की तबीयत के बारे में बुरा समाचार मिलता है तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं. तो ऐसे में उनके दोस्त हमेशा उन्हें तसल्ली देते हैं कि वो आने वाली छुट्टियों में अपने घर जाकर दादी से मिल सकते हैं. यानी बेटा, वो चिंतित हो जाते हैं, अपनी दादी माँ के बीमार होने पर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं. तो उनके दोस्त उन्हें तसल्ली देते हैं कि छुट्टी आने वाली जो गर्मी की छुट्टी मिलेगी तो उसमें जाना, दादी माँ से मिल लेना, खुश हो जाओगे. लेकिन
पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते, उनका खूब मजाक उड़ाते। कहते कितना बुज़दिल है। प्रतिकूलता कहते हैं बेटा नामुनासिब, अनुकूल ना होने की स्थिति। और इसी को लेखक अपनी कमज़ोरी बता रहे हैं। कह रहे मेरी कमज़ोरी ही है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ती है तो मेरा मन जो है दुखी हो जाता है। सदा नहीं तो पराया, पराया कहते हैं अक्सर, और सदा कहते हैं हमेशा। अनमना हो जाता है, अनमना हो जाना यानी अनमना सा हो जाना यानी दुखी हो जाना। और तो दुखी इसलिए हो जाता था क्योंकि वो काम करते, परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दादी माँ की बीमारी की खबर मिलती है तो चिंतित हो जाते हैं। इससे उनके शुभचिंतक यानी उनके अच्छा चाहने वाले, शुभचिंतक मीन्स अच्छा चाहने वाले दोस्त उन्हें खुश करने के लिए, तसल्ली देने के लिए उन्हें तसल्ली देते थे कि आने वाली छुट्टी में चले जाना, लेकिन पीठ पीछे बुराई भी करते थे। कहते थे कितना कमज़ोर दिल है, कितना बुज़दिल है, थोड़ी सी बात पे घबरा जाता है, ये सब कहकर मजाक उड़ाते। और लेखक कह रहे हैं कि परंतु मैं सोचता हूँ अच्छा अब अपने मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। अर्थात अपने मित्रों की बातों पर ध्यान देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें सदा अपनी दादी माँ की याद आती रहती है, जिसके लिए वो चिंतित रहते हैं। कह रहे हैं कि अब अपने मित्रों की बात को ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, दादी माँ बीमार है तो जाने दो, क्या किया जाए, सोचने से क्या हो सकता है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार इन शब्दों के ज़रिए से लेखक खुद को तसल्ली दे रहे हैं। आगे पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मीनिंग देख लीजिए। शरद कहते हैं बेटा सर्दी, शीत ठंडी, ठंड, किरणों रोशनी, किरण कहते हैं रोशनी, समान तरह, स्वच्छ कहते हैं साफ, शीतल कहते हैं ठंडक देने वाली, धुंधली छाया जो साफ तौर से दिखाई ना दे। यहाँ मुराद है, यहाँ मतलब है यादें। बरबस कहते हैं एकदम से, अचानक। लेखक कह रहे हैं यानी खुद को तो तसल्ली दे रहे हैं, छोड़ो, जाने दो, सोचने से क्या होता है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। परंतु बरबस मेरी आंखों के सामने यानी अचानक खुद को तसल्ली दे रहे हैं। अचानक मेरी आंखों के सामने सर्दी की ठंडी रोशनी के तरह साफ और ठंडक देने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी दिमाग में किसी का रूप आ जाता है, किसी की यादें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो और चिंतित हो जाते हैं। यानी खुद को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली दे तो कैसे दे, है ना। अचानक दादी माँ का रूप प्रकट हो जाता है, दादी माँ की यादें आने लगती हैं एकदम से। और डियर स्टूडेंट, जब यादें आती हैं, पुरानी यादें आती हैं, तो हम उन यादों में ऐसा गुम हो जाते हैं गोया कि एक HD वीडियो सामने चल रही है और हम उसी माहौल में हैं, उसी दौर में हैं जब यादें आती हैं, है ना। जैसे अभी आप इस एज में हैं तो आपको आज से 5 साल पहले की जो यादें आती होंगी, जब आती होंगी तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा महसूस होता होगा गोया कि आप अभी वही हैं, 5 ही साल के हैं। कह रहे हैं कि अभी यादों ही में कह रहे हैं कि मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कवार बेटा, कवार हिंदी महीनों में एक महीना है ना। वर्षा ऋतु का अंतिम महीना जो होता है उसे कवार कहते हैं। और ये महीना यानी एकदम अंतिम महीना होता है, बरसात बीत जाने के बाद आता है। तो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव की चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी पानी की लहरें बह रही हैं, मौजें उठ रही हैं। दूर के सिवान से हिलोरे बेटा देख लो, हिलोरे कहते हैं
हिलोरें, लहरें। सिवान यानी गांव की जो बाउंड्री होती है, जो रेखा होती है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली गाह से घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बरसात का कवार के दिन आ गए हैं, यानी बरसात के अंतिम दिन है और पानी की मौजें जो है, पानी जो है जहाँ जहाँ एकत्रित है, इकट्ठा है पानी, वो हिलोरे ले रही हैं। और बाहर से, दूर से, सिवान से जो मोथा घास, साई एक प्रकार की घास है, अधगली घास है यानी सड़ी हुई घास है, घेऊर और बनप्याज ये भी एक प्रकार की घासें हैं, और नाना प्रकार की बरसाती घासें यानी अलग अलग प्रकार की घासें। लेखक कह रहे हैं कि ये सारी घासें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहकर आ गए हैं और सड़ गए हैं और सड़कर एक अजीब, विचित्र, अद्भुत, अनोखा, अजीब गंध छोड़ रहे हैं। गंध कहते हैं, बू को कहते हैं, एक अजीब बू छोड़ रहे हैं। और रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों में झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बेटा, जलाशय जहाँ जल इकट्ठा हो जाता है, बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जलाशय कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सारी घासें बाहर से, दूर से, सिवान से बहकर आ गए और सड़कर, जैसे बेटा जब गर्मी होती है ना, बरसात के बाद जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो उसकी गर्मी की शिद्दत से हम लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अजीब सा फील करते हैं और घासें वगैरह सब सड़ने लगती हैं। तो वही कह रहे हैं कि सब सड़ रहे हैं और एक अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं और सब जो बच्चे हैं वो जलाशयों में धमाके से खूब कूद कूद के नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। डियर स्टूडेंट, यानी लेखक यही बता रहे हैं कि बरसात बीत जाने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है और बरसाती पानी के साथ बहकर आई हुई घासें, जड़ें सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी से सड़ने लगते हैं और अनोखी बदबू, अजीब बदबू छोड़ने लगते हैं। बरसात से जो रास्तों में कीचड़ भर जाते हैं वो सब सूख चुके होते हैं और बरसात का पानी जो जगह जगह इकट्ठा हो गया होता है, जिसमें बच्चे धमाके से कूद कूद कर पानी में नहा रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, जहन में ये बात रखना कि वो तस्वूर की दुनिया में है। लेखक यादों के समंदर में गर्क हैं, खोए हुए हैं। कह रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। पहले तो लेखक ने कहा कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यानी लेखक कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि यार स्कूल के दिन का मज़ा तो और है, स्टूडेंट लाइफ का मज़ा तो कुछ और ही है। हम कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं स्टूडेंट लाइफ का मज़ा तो कुछ और ही है। ऐसे ये कह रहे हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। वाकई कि जो भी मौसम होता है उसका मज़ा अपना एक अच्छा ही मज़ा होता है, निराला ही मज़ा होता है। और आगे कह रहे हैं आषाढ़ एक महीना है, ये वर्षा का पहला महीना होता है जो जून और जुलाई के बीच का होता है। अगहन ये भी एक प्रकार का एक हिंदी महीना है। चिवड़ा कहते हैं, भुने हुए चावल की एक किस्म है। और लाई ये भी भुने हुए चावल की एक किस्म है। और गंधपूर्ण कहते हैं बदबूदार। चैत जो है इस महीने में, ये भी हिंदी महीनों में एक महीना है। इस महीने में तापमान जो होता है कम हो जाता है, यानी जनवरी और फरवरी का महीना। डियर स्टूडेंट, लेखक कह रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले,
चिंता नहीं, कोई बात नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं, टेंशन नहीं। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, कोई अफसोस नहीं। परंतु कवार के महीनों में, कवार के दिनों में इस गंधपूर यानी बदबूदार झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। स्टूडेंट यानी लेखक को कवार का महीना बहुत ही प्रिय है। आगे देखिए, मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर से चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। स्टूडेंट यानी पुरानी यादों में ही वो बता रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मैं भीतर ही भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना यानी दुखी होना, मैं अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था, मन ही में दुखी हो रहा था कि 2-1 दिन ही तो कूद सका था, और उसके बाद बीमार हो गया। और हल्की बीमारी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है। ना जाने क्यों अच्छी लगती है कि हल्का हल्का बुखार हो, थोड़ा थोड़ा ज्वर कहते हैं बुखार को, सर में साधारण दर्द हो यानी हल्का दर्द हो, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना, साबू यानी साबूदाना। लेकिन कह रहे हैं इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। बुखार चढ़ा जो तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई सब उड़ाते गए, रजाई पर रजाई उड़ाते गए, यानी बुखार में ठंडक भी महसूस होती है ना, तो उड़ाते गए। और बुखार कब उतरा? रात के 12 बजे के बाद। आगे देखिए, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में लेखक की दादी माँ के स्नेह से भरे स्वभाव को बताया गया है कि वो किस प्रकार लेखक की सेवाएं करती और उनके लिए चिंतित रहती। मीनिंग देख लीजिए। अदृश्य ओझल, शक्तिधारी ताकत वाली, अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, हांडी मिट्टी का छोटा बर्तन, छौंकना ढकना, मूंग की दाल मिल गई यानी दाल गल गई कि नहीं, और स्नेह सने यानी प्यार भरे, किनारीहीन यानी वो कपड़ा जिसमें किनारी ना बनी हो। डियर स्टूडेंट, लेखक कह रहे हैं कि मैं चारपाई पर चादर लपेटे सोया रहता था और दादी माँ आती थी और लेखक की हर वक्त खैर खैरियत लेती रहती थी। आज चारपाई के पास बैठी रहती थी, हरदम पंखा झलती रहती थी, हाथ पैर को सहलाती रहती थी और दालचीनी के लेप और 20 बार छू छू कर बुखार का अंदाज़ा लगाती थी, अनुमान लगाती थी, हाडी में पानी आया कि नहीं और उसे पीपल की छाल से ढका कि नहीं, खिचड़ी गली की नहीं, जैसा कि एक मरीज़ के लिए इस प्रकार की सेवाएं होती हैं। इसी प्रकार दादी माँ लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी।
अर्थात लेखक के लिए दादी माँ बहुत चिंतित रहती थी।